इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की 9 कैंडिडेट्स की 10वीं लिस्ट जारी। उत्तर प्रदेश के 7 प्रत्याशियों समेत 9 नामों का ऐलान किया गया। इलाहाबाद, बलिया, फूलपुर के एमपी का टिकट कट गया है। आसनसोल से एसएस आलूवालिया को फिर टिकट दिया गया है। चंडीगढ़ से किरण खेर का टिकट भी कट गया है। तो ये 10 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है बीजेपी की तरफ से। इसमें इलाहाबाद, बलिया और फूलपुर के जो सांसद हैं उनका टिकट कटा है। किरण खेर की जगह का भी टिकट बदल गया, उनका भी टिकट कट गया है। इसके अलावा आसनसोल से एसएस आलूवालिया को टिकट दिया गया है। चंडीगढ़ से किरण खेर का टिकट कटा है। बीजेपी की 10वीं लिस्ट है ये। संजय टंडन को चंडीगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है। जयवीर सिंह ठाकुर को बनाया गया है उम्मीदवार मैनपुरी से। तो देखिए, ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यूपी के 7 कैंडिडेट का ऐलान हुआ है, वो सूची जिसमें 10 लोगों के नाम का ऐलान किया गया है। बीजेपी की 10वीं लिस्ट जारी हो गई है, लेकिन कौन कहां से उम्मीदवार है इस लिस्ट के मुताबिक, आइए वो भी आपको बता देते हैं। ये जो सीट जारी की गई है, इसमें संजय टंडन चंडीगढ़ से उम्मीदवार हैं, जयवीर सिंह ठाकुर मैनपुरी से। देखिए, ये दिखा रहे हैं हम आपको किसका टिकट कटा है और किसको मिला है टिकट। तो फूलपुर में जो टिकट कटा है, जो मौजूदा सांसद है उनका टिकट कट गया है और अब प्रवीण पटेल को यहां से टिकट दे दिया गया है। केसरी देवी पटेल का टिकट कटा है। और देखिए, इलाहाबाद सीट से भी रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटा है और यहां से नीरज त्रिपाठी को टिकट मिल गया है, जो मौजूदा सांसद थे। कई जगह से टिकट कटे हैं। बलिया से बीरेंद्र सिंह का टिकट कटा है और यहां से नीरज शेखर को टिकट दे दिया गया है बलिया से। 7 उत्तर प्रदेश के उम्मीदवार हैं। किरण खेर का टिकट चंडीगढ़ से कटा है और यहां पर संजय टंडन को टिकट मिला है चंडीगढ़ सीट से। तो कई सिटिंग सांसद जिनका टिकट कटा इस लिस्ट में। बीजेपी की ये 10वीं लिस्ट है। और इसके अलावा आपको बता दें, देखिए, ये उत्तर प्रदेश के जो नाम हैं वो आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 70 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है अब तक, और इसमें जो नाम है वो किस तरह से सामने आए हैं। बीजेपी की जो 10वीं लिस्ट है उसके बाद आपको बता रहे हैं हम कि 70 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अब तक हो चुका है। लेकिन कहाँ नहीं हुआ है ऐलान वो भी देख लीजिए। रायबरेली, कैसरगंज, भदोही, फिरोजाबाद और देवरिया, ये वो जगहें हैं जहां पर ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। इन सीटों पर किसके नाम का ऐलान होगा उसका अभी तक इंतजार किया जा रहा है। तो यूपी में बीजेपी के 70 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान, कई मौजूदा सांसदों के जो टिकट हैं वो कट चुके हैं। लेकिन अब देखिए, चुनावी दंगल किस किस के बीच होने वाला है, क्योंकि अब नामों का ऐलान हो चुका है। तो कौन से बड़े और मुख्य चेहरे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। किस सीट पर विपक्ष की बीजेपी के उम्मीदवार से टक्कर है, देखिए। और हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे भी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, अब बस कुछ सीटें हैं जिनके का जो ऐलान है वो बाकी है, वो नहीं हुआ है। तो पहले तो जो अभी ऐलान किए गए हैं उसमें कई सिटिंग जो सांसद हैं उनके टिकट काटे गए हैं। टिकट कटने के पीछे क्या वजह फिलहाल सामने आ रही है? जी देखिए, अगर हम चंडीगढ़ से अगर शुरुआत करें तो चंडीगढ़ से किरण खेर का टिकट कटा है। उसके पीछे वजह बताई जा रही है कि जो लोकल बीजेपी कार्यकर्ता थे उनकी नाराज़गी थी। उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य था किरण खेर का, वो भी पिछले कुछ समय से बीच में काफ़ी देर समय तक वो हॉस्पिटलाइज रहती। उनका स्वास्थ्य भी उतना बेहतर नहीं था और उम्र भी उनकी अब ज़्यादा हो रही थी। तो बीजेपी ने इसलिए उनका टिकट काट दिया और उनकी जगह जो टिकट दिया है वो हिमाचल के प्रभारी रहे हैं, चंडीगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटा गया। उनको लेकर भी यही शिकायतें थी और उनको लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कई जगह विरोध भी किया था उनको टिकट देने का। तो यही वजह है कि बीजेपी ने उनकी सीट को होल्ड कर दिया था और उनकी जगह नया कैंडिडेट दिया है। इसके अलावा फूलपुर से केसरी देवी पटेल का टिकट काटा गया है। लेकिन बीजेपी ने जो भी टिकट काटे हैं, आज की सूची में 4 जो टिकट काटे हैं, उन्होंने जाति समीकरणों का ध्यान रखा है। बलिया से उन्होंने वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटा है, तो नीरज शेखर को, जो कि खुद ठाकुर बिरादरी से आते हैं, उनको टिकट दिया है। नीरज शेखर की पारंपरिक सीट रही है, उनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर वहाँ से सांसद रह चुके हैं। तो बीजेपी ने आज की सूची में जो है सामाजिक समीकरणों का और जातिगत समीकरणों का ध्यान रखते हुए टिकट दिए हैं। और लगातार बीजेपी ने जो कई सर्वे कराए थे उन सर्वे के आधार पर टिकट दिया है। और बंगाल की जो एक सीट है आसनसोल की, वहाँ से एसएस आलूवालिया को टिकट दिया गया। एसएस आलूवालिया अभी फिलहाल जो बर्धमान दुर्गापुर की सीट है वहाँ से वो सांसद थे, लेकिन उनकी जगह इस बार बीजेपी ने दिलीप घोष की सीट बदल के उनकी जगह आलूवालिया की सीट से उनको दिलीप घोष को चुनाव मैदान में उतार दिया। तो अब शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल से एसएस आलूवालिया टक्कर देते हुए नजर आएंगे। और खास बात यह भी है कि एसएस आलूवालिया जो बर्धमान यानी कि बंगाल में ही पैदा हुए हैं, वो सिख हैं लेकिन बंगाल में पैदा हुए हैं, कोलकाता यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की है। और एक और बात खासियत है कि उनको भोजपुरी मगही बड़ी अच्छी तरह से बोलते हैं। यानी तो आसनसोल में बिहारी वोटर्स बहुत ज्यादा है, पूर्वांचल के वोटर्स बहुत ज्यादा है।
शत्रुघ्न सिन्हा के लिए आसान ना हो रास्ता, क्योंकि पिछली बार रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। इस वजह से भी यहां पर मजबूत टक्कर देने की कोशिश है बीजेपी द्वारा। हमारे साथ पंकज झा भी जुड़ गए हैं। पंकज, 70 नामों का ऐलान हो चुका है, लेकिन कुछ सीटें अभी बाकी हैं जहां पर नाम का ऐलान नहीं किया गया है, जैसे रायबरेली सीट है या फिरोजाबाद सीट है। इसमें समय क्यों लग रहा है इन सीटों के नाम का ऐलान? क्या विपक्ष किस कैंडिडेट को उतारेगा? क्या वो समीकरण भी ध्यान में रखकर यहां से कैंडिडेट देने की सोच है, या क्या वजह है इसके पीछे? ये एक अवध की जो पुरानी तहजीब की कहानी है ना कि पहले आप और पहले आप वाला, कुछ इसी तरीके से इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच चल रहा है। खासतौर से रायबरेली को लेकर देखें कि रायबरेली से कांग्रेस किसको टिकट देती है। अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती है तो फिर बीजेपी भी किसी हैवीवेट को चुनावी मैदान में उतारेगी, इसीलिए वहां से इंतजार किया जा रहा है। कैसरगंज, जहां से ब्रजभूषण शरण सिंह अभी सांसद हैं और लगातार वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, उनके बारे में भी अभी पार्टी ने तय नहीं किया। एक देवरिया की सीट है जहाँ से कहा जाता है कि वो बहुत सेफ सीट है बीजेपी के लिहाज से, और वहाँ से आमतौर पर ब्राह्मण समाज के लोग चुनाव जीतते रहे हैं। अभी रमापति राम त्रिपाठी वहाँ से वर्तमान सांसद हैं, वहाँ से भी पार्टी ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की है बीजेपी ने। तो ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी अभी देखना चाह रही है कि सामने से कौन उम्मीदवार आ रहा है। देवरिया से हालांकि कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह जो हैं, जो प्रवक्ता भी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है वहां कुछ दावेदार हैं और इसीलिए उस टिकट को होल्ड किया गया है, ऐसा लग रहा है फिलहाल। तो कुछ जहां ज्यादा दावेदार हैं इस वजह से होल्ड पर हैं, लेकिन कुछ इस वजह से भी कि अगली रणनीति क्या है उसके हिसाब से भी तय किया जाएगा। लेकिन बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए हमारे साथ और अहम जानकारी देने के लिए। इस बीच बता दें कि चंडीगढ़ से किरण खेर का टिकट काटकर संजय टंडन को टिकट दिया गया है। टिकट के ऐलान के बाद TV9 से बातचीत में उन्होंने कहा, मेरे ऊपर विश्वास जताने के लिए पार्टी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है और ये जो मान बख्शा है। मैं उस मान की बदौलत मैं शहर को और आगे बढ़ाने के लिए, और जो शहर की जो है ये सीट जो है वो 400 सीटों के बीच मैं उनकी झोली में डालने का जो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं। और चंडीगढ़ के लोग जिनको ये कई बार ये लगता है कि हमारी चीज़ें जो कई बार पेंडिंग होती हैं, उन चीज़ों को जल्द से जल्द सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। संजय जी, ये पॉसिबल कैसे होगा? हिमाचल के प्रभारी भी हैं आप और यहाँ से टिकट मिला है, क्या चुनौती अब रहने वाली है आपके साथ? देखिए, चुनौती मेरे लिए कोई चंडीगढ़ कोई वो अलग जगह नहीं है। चंडीगढ़ में पिछले लगभग 45 बरस से मैं चंडीगढ़ में काम कर रहा हूं, तो मेरे को इस चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चंडीगढ़ के इश्यूज़ को एज अ बैक ऑफ माय हैंड आई अंडरस्टैंड, और उनको हम जल्द से जल्द सॉल्व कराने का पूरा प्रयास करेंगे। इंडिया अलायंस के साथ आपकी टक्कर होने वाली है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या चैलेंज रहेगा इंडिया अलायंस, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है, अकाली दल अलग से चुनाव लड़ रहा है, आगे आपके साथ होते थे? देखिए, वो जो है पॉलिटिक्स के अंदर 2+2 4 नहीं होता। पॉलिटिक्स के अंदर ये अर्थमेटिक नहीं, ये तो केमिस्ट्री पे चलती है। और अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले की होगी सीबीआई जांच। कोलकाता हाईकोर्ट ने दिए हैं जांच के आदेश। 2 मई तक जांच पूरी करेगी सीबीआई की टीम। 2 मई को संदेश खाली मामले में अगली सुनवाई होनी है और तब तक सीबीआई को इस पूरे मामले में जांच को पूरा कर लेना है। कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से जांच के ये आदेश दिए गए हैं ताकि सीबीआई जांच कराई जा सके संदेश खाली के मामले में। 2 मई तक जांच को पूरा करने के लिए कहा गया है। कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि अब सीबीआई की टीम इस पूरे मामले की जांच करे। 2 मई तक जांच को पूरा भी करना है। संदेश खाली का मुद्दा लगातार पश्चिम बंगाल में एक बड़ा और अहम मुद्दा बना हुआ है। संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया गया उसको लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सीबीआई जांच की जाएगी। हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता रवि दत्ता जुड़ गए हैं। रवि, कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से अब ये आदेश दे दिया गया है कि सीबीआई जांच कराई जाए इस पूरे मामले की।
जी बिल्कुल, आज कोलकाता हाई कोर्ट ने जितने भी सारे मामला है इसका संदेश खाली का उसको सीबीआई को सौंप दिया है। इसका पहले सीबीआई प्रिलिमिनरी शेख शाहजहां का केस हैंडल कर रहा था और हम लोगों को पता है कि स्टेट पुलिस से सीबीआई के पास शेख शाहजहां को हैंडओवर करने के लिए कितना बड़ा एक ड्रामा देखना पड़ा था। अब शेख शाहजहां जहां ईडी कस्टडी में है और सीबीआई को ये केस सौंपा जाता है चुनाव के पहले, ऑब्वियसली ये जो रूलिंग पार्टी यहाँ के सत्तारूढ़ पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसके लिए बड़ा झटका है, क्योंकि सीबीआई जब जांच करेगी तब हर एक चीज़ को यहाँ पे परखा जाएगा और सीबीआई ने ये आदेश दिया है कि 2 महीने के अंदर ये कंप्लीट करना है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा संदेश खाली के अलग अलग जगह जहाँ पे ये पूरा मामला घटी है वहाँ पे आपको सीसीटीवी लगाना है, वहाँ पे 2 ऑफिसर्स वहाँ पे जाएंगे और स्टेट पुलिस को पूरा यहाँ पे कोऑपरेशन करना है। जहाँ 2 दिन पहले यही संदेश खाली पे एक कांस्टेबल को पीछे से डंडा मार के हत्या करने की कोशिश किया जाता है और 3 पुलिसकर्मी को वहाँ पे 3 तृणमूल के कर्मी को वहाँ पे गिरफ्तार किया जाता है, तो ये जाहिर सी बात है संदेश खाली अभी भी शांत नहीं हुआ है, तो अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। तो सीबीआई इसका जब जांच पड़ताल करेगी तब शेख शाहजहां और उनके साथ जो पूरे गैंग उसके जुड़े हुए थे, आज जैसे उसका वाइफ को बुलाया गया है ईडी दफ्तर, तो ये पूरा जो सिलसिला है संदेश खाली का इसका पूरा तहकीकात किया जाएगा और जो लोग दोषी यहाँ पे पाए जाएंगे, जो आरोप यहाँ पे किए हैं, उनको एफआईआर तरीके से ट्रीट किया जाएगा और फिर उनको आगे उनका जो कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। जी रवि, और आइए दर्शकों को बता देते हैं कि संदेश खाली मामले में कोलकाता हाई कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ। संदेश खाली में कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार सीबीआई को जांच में मदद करे, ये कहा गया कोर्ट की तरफ से। पीड़ित सीधे सीबीआई से शिकायत कर सकेंगे। तो क्या कुछ हुआ है, कोलकाता हाईकोर्ट ने क्या कहा है इस पूरे मामले में, आपको बता देते हैं। कोर्ट ने यह कहा है कि राज्य सरकार सीबीआई को जांच में मदद करे, यानी संदेश खाली के मुद्दे पर जांच जो सीबीआई करेगी उसमें सरकार उनकी मदद करे। पीड़ित सीधे सीबीआई से शिकायत कर सकेंगे। अब पीड़ित सीधे सीबीआई से शिकायत करेंगे। सीबीआई को एक पोर्टल तैयार करना होगा, यानी एक पोर्टल तैयार करेंगे जिस पर कि लोग सीधे शिकायत कर सकते हैं। संदेश खाली के जमीन कब्जाने, रेप, कृषि भूमि के ट्रांसफर की जांच होगी, यानी ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर जांच की जाएगी। कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की टीम जांच करेगी और 2 महीने तक इस जांच के जो परिणाम है वो सामने आएंगे। प्रभावित इलाके में 15 दिन के अंदर सीसीटीवी भी लगेंगे, यानी सिर्फ यही नहीं कि शिकायत कर सकते हैं, सीसीटीवी भी इस इलाके में लगाए जाएंगे। 15 दिन के अंदर एलईडी लाइट भी लगाई जाएंगी। एलईडी लाइट और सीसीटीवी मौजूद रहेंगे। सभी सबूतों को संरक्षित करना जरूरी होगा। सीबीआई जांच के लिए किसी भी व्यक्ति को भेज सकती है, यानी सीबीआई किसी को भी जांच के लिए नियुक्त कर सकती है और जांच के लिए वहां भेज सकती है। संदेश खाली मामले को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के बाद केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने क्या कहा, आइए वो भी सुनते हैं। कोई भी निरपेक्ष संस्था अगर इसका तदंत करेगा तो निश्चित रूप से दोषी जो है वो दोषी को चिन्हित किया जाएगा और लोगों को विश्वास भी है जो निष्पक्षता के साथ ये केंद्रीय एजेंसी बहुत सारे जो केस है उसका सॉल्व भी किया है। और संदेश खाली में जो घटना हुआ है वो निश्चित रूप से बहुत ही दुखदायक घटना है और मैं कहूँगा आज जो महामानव उच्च अदालत की जो ये राय है ये जीत है। ये जीत सिर्फ मैं कहूँगा कि संदेश खाली की महिला का नहीं बल्कि पूरी बंगाल में जितनी भी महिलाएं प्रताड़ित हो रहा है, निर्यातित हो रहा है, उन सभी माताओं की जय है। पश्चिम बंगाल के बलूर घाट की रैली में संदेश खाली को लेकर अमित शाह का ममता बनर्जी पर हमला। संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटना पर राजनीति कर रही हैं ममता बनर्जी, कहा अमित शाह ने। वर्षों तक टीएमसी की नाक के नीचे अत्याचार होता रहा, तुष्टीकरण के लिए गुनाहगारों को बचा रही हैं ममता बनर्जी, ये कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। ममता दीदी, आप तो महिला मुख्यमंत्री हो, एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटना में भी आप पॉलिटिक्स कर रही हो। सालों तक आपके नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा, तृणमूल कांग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे। जब इसको पकड़ने गए, ईडी पर पथराव किया, जब हाई कोर्ट ने कहा तब सरेंडर किया। मैं आज ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, कुछ तुष्टीकरण कर वोट लेने के लिए संदेश खाली के गुनहगारों को लिए आप बचा रही हो
मगर पूरे बंगाल की माताएं बहनें ये देख रही है, जान गई है कि आप संदेश खाली के गुनहगारों के साथ। और अब खबर लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में मछली खाने पर मचे सियासी घमासान की। तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में तेजस्वी यादव मछली खाते हुए दिखे, मछली की बार बार तारीफ करते हुए दिखे। इस दौरान तेजस्वी के साथ वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश साहनी भी थे। वो भी हेलीकॉप्टर में तेजस्वी के साथ लंच कर रहे थे, साथ ही सियासी तंज भी। लेकिन करीब 3 मिनट के इस वीडियो में आज अचानक सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी ने नवरात्रि में सामने आए इस वीडियो पर तेजस्वी को घेरा, हमला बोला। बीजेपी का हमला इतना जोरदार था कि खुद तेजस्वी को सफाई देने सामने आना पड़ा। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया है। भक्तों के आईक्यू टेस्ट के लिए वीडियो जारी किया था तेजस्वी ने कहा। वीडियो की तारीख पहले ही लिखी हुई थी, ये भी कहा तेजस्वी यादव ने। तो तेजस्वी यादव सामने आए और आकर सफाई दी। ये भी कहा कि वीडियो इसी वजह से पोस्ट किया था ताकि टेस्ट किया जा सके कि भक्तों का आईक्यू कैसा है। कि कई दिनों से 3-4 दिनों से हम लगातार मुकेश साहनी जी के साथ जा रहे हैं, है ना। और हमने अभी ट्वीट भी किया है। ये हम जानते थे भाजपा वाले को लोगों को मिर्ची लगेगी, इसलिए हमने आईक्यू टेस्ट जो है वो किया था। आप ट्वीट में जो वीडियो के साथ जो हमने ट्वीट डाला है उसमें साफ तौर पे डेट का जिक्र है, 8 तारीख का तारीख उसमें मेंशन है। और हमने जो आईक्यू टेस्ट जो लिया इन भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही, है ना। तो ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, जानकारी तो है नहीं, मुद्दे की बात जो है वो करते नहीं। हम आईक्यू टेस्ट ले रहे थे इसलिए पोस्ट किया। मछली आप तो बोल रहे हैं, कांटा कहाँ अटक गया? आप देखिएगा ना, इतनी प्रमुखता से भाजपा वाला बेरोजगारी पे बोलता है क्या, पलायन पे बोलता है क्या, गरीबी पे बोलता है क्या? लेकिन इन सब चीज़ों में कैसे कूद करके लोग आ रहे हैं, कितने लोग कूद करके आ रहे हैं। तो जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं बिना पढ़े लिखे, बिना ट्वीट को देखे हुए कुछ भी बोल सकते हैं। अरे हम लोगों को नहीं पता है कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। मछली वाले वीडियो पर जेडीयू ने भी तंज किया है। तेजस्वी को आईक्यू टेस्ट का एहसास 4 जून को होगा। मुकेश साहनी ने तेजस्वी से बदला लिया है, कहा जेडीयू ने। विधानसभा चुनाव का बदला लिया गया, ये कहा जेडीयू ने तेजस्वी यादव से। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और माननीय मुकेश साहनी जी को बधाई कि ऐसा राजनीति में आपने सेट किया, तेजस्वी यादव से बदला लिया, जिसे राजनीति में साइलेंट किलर जिसको नहीं कहा जाता है, उसके रूप में आप उभरे कि नवरात्रि में ही उनको खिला दिया आपने मछली। तो मुकेश साहनी जी, अगर आईक्यू इससे बढ़ता है तो 9 दिन हम आपसे अनुरोध करेंगे, इनको कभी मछली खिलाइए, कभी मुर्गा खिलाइए, कभी चंपारण मीट खिलाइए, लेकिन 9 दिन का वीडियो जरूर डालिए। और अब आपको वो पूरा वीडियो दिखाते हैं जिससे विवाद शुरू हुआ। सब लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी मुकेश साहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं। और प्रचार करने के बाद हम लोगों को यही 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके। और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते कि मछली खिलाया आज इन्होंने। और मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही बताएंगे। नमस्कार साथियों, ये मछली जो है खास करके मिथिलांचल में कोसी में पाया जाता है, इसका नाम है चेचरा। और मजबूती से हम लोग प्रचार कर रहे हैं। और वही थोड़ा सा समय मिलता तो वही हम लोग का लंच हेलीकॉप्टर में ही हो जा रहा है। और प्याज, मछली और मिर्ची, ये सारी चीज़, नमक है, सारी चीज़ हम लोग खा रहे हैं। और ख़ास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद
कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले। और आप लोगों को बता दें कि पूरा बिहारी स्टाइल है, पूरा खाने का बिहार के लोग हैं हम लोग। और पूरा जो ठेठ बिहारी लोग जो सत्तू लेके चलता है, मट्ठा लेके चलता है, बेल का जूस पीता है गर्मी में, और ये तला हुआ मछली जो है एक कांटे वाला खाता है, तो वही हम लोग क्यों का खाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी के मछली वाले वीडियो पर बीजेपी ने बड़ा हमला किया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी पर आरोप लगाया, मछली का वीडियो दिखाना तुष्टीकरण की राजनीति है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सवाल उठाए। तेजस्वी यादव सीजनल सनातनी हैं, कहा गिरिराज सिंह ने। कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं, लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना। आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कहीं नहीं है कि अपने धर्म का अपमान करें, अपने लोगों को हतोत्साहित डिमोरलाइज करें। ये मानसिकता कभी किसी को लाभ नहीं देता और तुष्टीकरण की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री ने साफ कहे कि अब संतुष्टीकरण की राजनीति होगी, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास होगा। तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं, तुष्टीकरण के पोषक हैं, ये वोट के सौदागर हैं, न कि ये सनातनी पुजारी। ये सनातन का लवादा ओढ़ करके तुष्टीकरण की राजनीति। और अब दो तस्वीर देखिए। एक तस्वीर सावन के महीने की है, जब राहुल गांधी दिल्ली में लालू यादव के घर पहुंचे थे और राहुल गांधी ने लालू यादव के साथ मटन की रेसिपी तैयार की थी। विवाद तब भी हुआ था कि सावन के महीने में मांसाहार से परहेज किया जाता है। ऐसे में लालू यादव और राहुल गांधी ने ऐसा कैसे और क्यों किया? बाद में लालू यादव और उनके परिवार की ओर से काफी सफाई भी दी गई थी। अब मंगलवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और तेजस्वी यादव ने मछली खाते हुए अपना एक वीडियो शेयर कर दिया है, जिसे लेकर वो सियासी तौर पर घेरे जा रहे हैं। लेकिन मछली वाले वीडियो को सियासत के जानकार मल्लाहों के वोट बैंक से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि बिहार में सानी और मल्लाह मछली के व्यापार से जुड़े हैं। क्या मछली रोटी का है सियासी संदेश, ये भी जानिए। बिहार में 7 से 10% मल्लाह वोटर हैं। उत्तर बिहार में ज्यादा असरदार हैं ये वोटर। 5 सीटों पर समीकरण बदलने की क्षमता रखता है मल्लाह वोटर। मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, खगड़िया में प्रभाव है और कहा यह जा रहा है कि इस वीडियो के जरिए उन्हें साधने की कोशिश भी की जा रही थी। आरजेडी प्रत्याशी, लेकिन क्या कह रहे हैं वो भी बताते हैं। आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने भी बयान दिया है। पप्पू यादव पर उन्होंने हमला बोला है। पप्पू यादव बीजेपी के एजेंट हैं और गठबंधन को हराने के लिए यहां पर आए हैं। यह भी कहा बीमा भारती ने कि मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है पप्पू यादव। पूर्णिया से आरजेडी उम्मीदवार हैं बीमा भारती और पप्पू यादव लगातार ये कह रहे हैं कि वो निर्दलीय ही सही लेकिन चुनावी मैदान में उतरेंगे। बीमा भारती से बात की समीर अब्बास ने। बीमा भारती जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम पप्पू यादव से बात कर रहे थे और पप्पू यादव हमसे बात करते करते बहुत इमोशनल हो गए, बहुत भावुक हो गए। पूर्णिया के लोगों से उनका कैसा रिश्ता है, क्या रिलेशन है, इसके बारे में उन्होंने बताया। और कुल मिलाकर उनका यह कहना था कि भाई कांग्रेस पार्टी में अपना विलय करके उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अब पूर्णिया से उनकी अर्थी ही उठेगी, क्या कहेंगे आप? ये जिस तरह से बोल रहे हैं, हम नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। और यहाँ पर जो है कि महागठबंधन की उम्मीदवार बना करके हमारे जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, जो हमारे पिता तुल्य है, हमारे जो विपक्ष के नेता है आदरणीय तेजस्वी यादव मेरे भाई, और उन सभी महागठबंधन के सभी मिल करके हमको पूर्णिया के उम्मीदवार बना करके पूर्णिया का सेवा करने के लिए भेजने का काम किया है। तो हमने पूर्णिया का सेवा ही करेंगे। और जिस तरह से बोल रहे हैं कि पूर्णिया में हम अपने मन से वो अपना पार्टी को विलय किए हैं, अपने मन से सब कुछ किए हैं, वही बेहतर बताएंगे किस कारण से वो विलय किए थे, किससे पूछ के किए थे।
लेकिन बीमा जी, अपनी जन अधिकार पार्टी का उन्होंने कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया और जाहिर है उनकी बातों से भी ऐसा लग रहा था और ये खबरें भी सामने आई कि भाई ये वादा उनसे किया गया था कि वो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट होंगे इसी पूर्णिया सीट से, जहां से अब आपको उतार दिया गया है। तो कुल मिलाकर पप्पू यादव भी एक तरह से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनके साथ धोखा हो गया। कोई धोखा नहीं हुआ है, जो पार्टी निर्णय किया है वही सही है और जो महागठबंधन से तय करके भेजा है उसको दायित्व बनता था कि पार्टी का अच्छा सिपाही बन करके जो उम्मीदवार को भेजा गया है उसको मदद करने के लिए उनको चाहिए था कि पूरा देश की लड़ाई है, यह पूर्णिया जिला की लड़ाई नहीं है, इसलिए उसको साथ रहना चाहिए। बार बार बात ये हो रही है कि पप्पू यादव पर भरोसा ना करके बीमा भारती यानी आपको मैदान में उतार कर दरअसल इस सीट को कमजोर करने की कोशिश की गई, ऐसा पप्पू यादव के समर्थक कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अति पिछड़ा की बेटी है, गरीब गुरबा की बेटी हैं। आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी भरोसा जताने का काम किया है, सम्मान देने का काम किया, महागठबंधन की उम्मीदवार बना करके पूर्णिया के जनता का सेवा करने के लिए मुझे भेजा गया है। एक अति पिछड़ा को सम्मान देने का काम किया, एक महिला को। इतना कोई भी आज दिन तक अति पिछड़ा का कैंडिडेट पूर्णिया जिला में कभी भी चुनाव नहीं लड़े थे और खास करके महिला को इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया है। और पार्टी कैसे वो कमजोर कैसे समझ रहे हैं, हम अपने आप को तो बहुत मजबूत है और हमारे पूर्णिया के एक एक जनता, एक एक कार्यकर्ता महागठबंधन के सभी मजबूती के साथ पूर्णिया से जिता करके लोकसभा भेजने का काम करेंगे। बीमा जी, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि लड़ाई थी एनडीए से और इंडिया गठबंधन के नेता आपस में ही लड़ते हुए अब नजर आएंगे? आपका जो असल मुकाबला है वो पप्पू यादव से ही होगा। हालांकि पप्पू यादव का अभी स्टेटस अगर उसकी हम बात करें तो वो तो कांग्रेस के एक नेता हैं, क्योंकि अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर चुके हैं। कांग्रेस का नेता रहता तो कांग्रेस से उम्मीदवार रहते, निर्दलीय क्यों नॉमिनेशन दिए? कांग्रेस में रहते तो उससे पूछिए, कांग्रेस का नेता बताते हैं तो कांग्रेस का टिकट से वो नॉमिनेशन करते ना। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का पूरा आशीर्वाद है उन्हें और कांग्रेस पार्टी उनके लिए जितना कर सकती थी कि वही इस सीट से उम्मीदवार हो इंडिया गठबंधन के, वो कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की, लेकिन फिर भी लालू यादव अड़ गए, तेजस्वी यादव अड़ गए। देखिए, पार्टी का मामला है, हमको तो चुनाव के लिए मैदान में उतारा है तो हम जनता की अदालत में जाएंगे, उस विषय पर हमको नहीं बोलना है। क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उस पर हमको नहीं जाना है। हमको मिशन जो है मेरा मिशन एक ही है कि जनता के बीच में जाएंगे और जनता की अदालत में जाकर के हम वोट मांगने का काम करेंगे। लेकिन अब क्योंकि मेरे सामने में कोई कुछ नहीं है, कोई चुनौती भी नहीं है और किसी का नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ और हम अपने जनता के बीच जा रहे हैं और हर गली मोहल्ले हर टोले में जाने का काम कर रहे हैं। जनता का आशीष कृपा बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है, इसलिए हमको किसी से चुनौती भी नहीं है। लेकिन अब जब आप इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार होंगी तो इंडिया गठबंधन को जो वोट मिलने वाले थे उन पर पप्पू यादव की कैंची नहीं चल जाएगी? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं चलने वाला है यहाँ पर। वो तो बीजेपी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं और महागठबंधन को हराने के लिए जो है बीजेपी के एजेंट बन करके पूर्णिया माने का काम किया। इतना ही शुभचिंतक रहते, राहुल गांधी से इतना ही प्यार थे, प्रियंका जी से इतना ही प्यार थे, तो वह जो महागठबंधन निर्णय किया उसका सम्मान करना चाहिए।